हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। रस शास्त्र पेपर फर्स्ट में हम चैप्टर सेकेंड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा परिभाषा प्रकरण। इसमें अब तक हम शोधन और उसके विधि तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पारद और उसके संस्कार के बारे में और आगे आने वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पारद संस्कार, इसके परिभाषा की बात करें तो द्रव्यों में गुणों का अंतर्धान करने की प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं। ये संस्कार विभिन्न विधियों द्वारा किए जाते हैं। द्रव्य अर्थात पारद के गुणों का अंतर्धान करना ही हमारा ये संस्कार कहलाता है। यह एक प्रोसेस है। इसके माध्यम से पारद के मलों को दूर करके उसे औषध उपयोगी बनाया जाता है। इसके महत्व की बात करें तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त पारद में 3 प्रकार के दोष यथा नैसर्गिक, यौगिक तथा औपाधिक होते हैं। यहाँ पे औपाधिक करेंगे। पारद में इनकी उपस्थिति से निर्मित औषधि शरीर में विभिन्न प्रकार के दोषों अथवा मृत्यु उत्पन्न करते हैं। इसके महत्व की बात करें तो पारद को अगर हम प्राकृत रूप में देखें तो उनमें 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक। और इन दोषों को दूर करके औषध उपयोगी बनाना पारद को, यही हमारा संस्कार कहलाता है। संस्कार के द्वारा इन दोषों को दूर कर पारद को अमृत तुल्य बनाया जाता है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, पारद के संस्कार शास्त्र में निर्मित है 18 प्रकार के संस्कार, 19 प्रकार के और 8 प्रकार के। ये 8 प्रकार के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम पारद के अष्ट संस्कार देखेंगे। तो अष्ट संस्कार है हमारे स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन। इसके अंदर आते हैं ऊर्ध्वपातन, अधपातन और तिर्यक पातन। फिर आता है हमारा रोधन, इसी को हम बोधन भी बोल देते हैं, नियमन और दीपन। 1 से लेकर 5 तक संस्कार शोधन प्रधान है, अर्थात स्वेदन से लेकर के आपको पातन तक ये संस्कार प्रधान माने जाते हैं। इनमें क्या होता है, दोषों को दूर किया जाता है। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक के संस्कारों द्वारा गुणों का अंतर्धान किया जाता है। जब हम संस्कार कर रहे होते हैं तो 1 से 5 प्रोसेस तक जब हम दोषों को दूर करते हैं तो उसमें वीर्य का भी खनन होता है। तो उन वीर्य का उत्कर्ष करने के लिए हमें 6 से लेकर 8 तक के संस्कारों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं संस्कारार्थ कांजी निर्माण। संस्कार के लिए कांजी का निर्माण। पारद के विभिन्न संस्कारों हेतु कांजी की आवश्यकता होती है। तुष रहित धान्य जितने प्रकार के मिल सके उनको एकत्र कर एक जल पूर्ण मिट्टी के पात्र में डालकर ढककर रख दें। जब घड़े का पानी अम्ल हो जाए तो उसमें नागरमुथा, ब्राह्मणी, गोरखमुंडी, विष्णुक्रांता, पुनर्नवा, मीनाक्षी, चित्रक जितने द्रव्य मिल सके उनके पंचांग को कूटकर उपरोक्त पात्र में डालकर रख देते हैं। इसका उपयोग पारद के स्वेदन आदि संस्कार में प्रयुक्त करना चाहिए। इसके अभाव में अति अम्ल अर्नाल उपयोग करना चाहिए। पारद के संस्कार के लिए सबसे पहले हमें कांजी का निर्माण करना आवश्यक होता है। इसके निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें तुष रहित धान्य लेना है। इसको घड़े के मिट्टी के पात्र में रख करके ऊपर से जल डाल करके छोड़ देना है। जब ये जल हमारा अम्ल हो जाएगा तब इसमें हम नागरमुथा, ब्राह्मणी, गोरखमुंडी, विष्णुक्रांता, पुनर्नवा, मीनाक्षी और चित्रक इन द्रव्य के पंचांग को कूट करके ऊपर से डाल देंगे। यही हमारा कांजी कहलाता है। इसका उपयोग हम स्वेदन आदि संस्कार में करते हैं। अगर इसका अभाव होता है तो हम अर्नाल का भी प्रयोग कर लेते हैं, अम्ल अर्नाल का। आगे देखेंगे पारद के संस्कार में सबसे पहला प्रोसेस स्वेदन। पारद को क्षार, अम्ल औषधियाँ यथा राई, सिंधव आदि के साथ डोला यंत्र में पकाने की क्रिया को स्वेदन कहा जाता है। स्वेदन से पारद के मल स्थिर हो जाते हैं। क्षार, अम्ल औषधिया के साथ डोला यंत्र के माध्यम से पकाने के प्रोसेस को ही हम स्वेदन बोलते हैं। और स्वेदन करने से पारद के मल स्थिर हो जाते हैं। इसके विधि की बात करें तो त्रिकटु, सेंधव लवण, राई, चित्रक मूल, अदरक तथा मूली को पारद से प्रत्येक द्रव्य 1/16 मात्रा में ग्रहण कर उसे कांजी की सहायता से पीसकर कल्क बना लेते हैं। तत्पश्चात इस कल्क में रखकर डोला यंत्र के माध्यम से 3 दिन तक स्वेदन करते हैं। त्रिकटु, सेंधव लवण, राई, चित्रक मूल, अदरक और मूली इनको हमें पारद से प्रत्येक
द्रव्य 1/16 मात्रा में ग्रहण कर करके कांजी की सहायता से पीस करके कल्क बना लेना है। जब कल्क बन जाएगा तब हम पोटली का निर्माण करेंगे। इन पोटली में कल्क को रख करके धागे से बांध देंगे। उसके बाद हम दोला यंत्र के माध्यम से स्वेदन करेंगे। अब हम दोला यंत्र समझते हैं क्या होता है। इसमें एक घड़ा होता है, इसके नेक पे 2 छिद्र होते हैं और इनके आर पार रड होता है। फिर इन रड में ही हमें जो पोटली हमने निर्माण किया है कल्क का, इसे लटका देना है। साथ में घड़े के आधे भाग तक पानी भर देना है और अग्नि प्रदान कर देना है। इससे हमारा डोला यंत्र से स्वेदन हो जाएगा और स्वेदन हमें 3 दिन तक करना है। मर्दन, मर्दन का मतलब होता है पेषण कर्म या पीसना। मर्दन हेतु निर्दिष्ट औषधियों के साथ कांजी आदि अम्ल द्रव्यों के साथ मर्दन या पेषण करने को मर्दन कहा जाता है। मर्दन की प्रक्रिया या संस्कार से पारद के बाह्य मल का नाश या दूर होता है। मर्दन संस्कार तप्त खल्व यंत्र में करने का निर्देश दिया गया है। मर्दन का मतलब होता है पीसना। निर्दिष्ट औषधियों के साथ हम पारद आदि को पीसते हैं, इसी को हम मर्दन कह देते हैं। इससे जो पारद के बाह्य मल होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और तप्त खल्व यंत्र में मर्दन संस्कार करने का निर्देश दिया गया है। मर्दन का विधि देखते हैं। गृह धूम, इष्टचूर्ण, दधी, गुड़, सेंधव, लवण प्रत्येक द्रव्य पारद से 1/16 भाग में। इन सभी द्रव्य को हमें पारद से 1/16 भाग में लेना है। कांजी डाल करके हमें मर्दन करना है अर्थात पेषण कर्म करना है। उसके बाद 3 दिन करने से पारद मर्दन संस्कार हो जाता है। 3 दिन तक हम कांजी से मर्दन करते हैं तो पारद का मर्दन संस्कार हो जाता है। उसके बाद हमें कांजी से धो लेना है। धोने के बाद पुनः हमें 1/16 भाग जीर्ण, अभ्रक, स्वर्ण, रजत में पारद को मर्दन करना है। इससे पारद हमारा गुणवान हो जाता है। यही मोटार पिस्टल है, इसके द्वारा हम मर्दन कर्म करते हैं। नेक्स्ट संस्कार देखेंगे मूर्छन। इस संस्कार हेतु वर्णित औषधियों के साथ पारद को मर्दन करते हैं। जब पारद नष्ट पिष्ट अर्थात अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तो उसे मूर्छन संस्कार कहा जाता है। मूर्छन संस्कार से पारद के वंग आदि भू स्पर्श जन्य कंचुक दोष नष्ट हो जाते हैं। मूर्छन संस्कार हम किंचुक दोष को दूर करने के लिए करते हैं। यह प्रोसेस हमारा अर्थात मर्दन ही होता है। जब पारद को हम अच्छे प्रकार से मर्दन करते हैं और नष्ट पिष्ट अर्थात अत्यंत सूक्ष्म कर देते हैं तो यह हमारा मूर्छन संस्कार कहलाता है। तो इस तरह से आपको मूर्छन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट संस्कार उत्थापन। कांजी आदि के द्वारा स्वेदन या धूप के संयोग से पारद को पुनः अपने स्वरूप नष्ट पिष्ट स्वरूप में लाने वाले संस्कार को उत्थापन संस्कार कहा जाता है। उत्थापन संस्कार पारद के मूर्छा दोष को दूर करता है। मूर्छित पारद को नष्ट पिष्ट अवस्था में यंत्र अर्थात डमरू यंत्र द्वारा ऊर्ध्वपातित करके पुनः पारद को प्राप्त कर उसे उष्ण कांजी से प्रक्षालन कर लेते हैं। इससे नाग दोष दूर हो जाता है। उत्थापन प्रोसेस हम डमरू यंत्र के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले हम डमरू यंत्र समझते हैं। इसमें 2 घड़ा होता है। दोनों घड़ा का मुंह आपस में संधि बंधन होता है, मतलब बंधा हुआ होता है। नीचे हम पारद को रखते हैं और यहाँ से हम अग्नि प्रदान करते हैं। जब इसमें अग्नि प्रदान करते हैं तो पारद हमारा शुद्ध होकर के ऊपर में एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो यही हमारा उत्थापन प्रोसेस कहलाता है। इसके द्वारा जो नाग दोष होते हैं पारद में वो दूर कर लिए जाते हैं। पातन, पातन का मतलब होता है पतित करना। पातन प्रक्रिया हेतु निर्देशित औषधियों के साथ पारद को मर्दन कर उसे तद यंत्रों की सहायता से पतित करने के कर्म को पातन कहा जाता है। इस संस्कार से वंग आदि संपर्क जन्य कंचुक दोष नष्ट हो जाते हैं। पातन संस्कार के 3 भेद कहे गए हैं, ऊर्ध्वपातन, अधपातन और तिर्यक पातन। पातन का मतलब होता है पतित करना, अर्थात सबसे पहले हमें निर्देशित औषधियाँ लेना है, उसके साथ पारद को मर्दन करना है। मर्दन कर करके पिष्टी बना लेना है। पिष्टी बनाने के बाद हमें पातन यंत्र में डाल करके इसका पातन करना है। इससे कंचुक दोष दूर हो जाते हैं। पातन संस्कार के लिए 3 भेद कहे गए हैं, ऊर्ध्वपातन, अधपातन और तिर्यक पातन। अब इन पातन यंत्र को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन। पारद की ताम्र के साथ पिष्टी बनाकर उस पिष्टी को ऊर्ध्वपातन यंत्र की सहायता से उड़ाकर पारद को प्राप्त कर लेते हैं। इस ऊर्ध्वपातन से पारद
नाग तथा वंग दोषों से दूर हो जाता है। इस प्रकार की पिष्टि से ऊर्ध्वपातन 3 बार तथा अधःपातन 7 बार करना चाहिए। अब हम ऊर्ध्वपातन यंत्र समझेंगे। सबसे पहले हमें एक डमरू यंत्र लेना है। सबसे पहले एक घड़ा लेंगे। घड़ा में हम नीचे जो हमने ताम्र के साथ पिष्टि बनाया है उस पिष्टि को यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद हम एक दूसरा घड़ा लेकर के इसको संधि बंधन कर देंगे। उसके ऊपर हम एक तोयाधर बनाएंगे, अर्थात जल से भरा हुआ हमें एक बर्तन रखना है। उसके बाद नीचे से हम अग्नि प्रदान करेंगे। अग्नि प्रदान करने के बाद जब हमारा पारद या पिष्टि गर्म हो जाएगा अच्छे प्रकार से, तब ये हमारा पतित होने लगेगा, अर्थात यहाँ से जा करके ऊपर वाले घड़ा में सेटल होने लगेगा। यही हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उसके बाद यहाँ से हम पारद को निष्कासन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अधःपातन। और ऊर्ध्वपातन प्रोसेस हमें 3 बार करना है और अधःपातन हमें 7 बार करना है। नेक्स्ट समझते हैं अधःपातन। उल्टे रखे हुए ऊपरी बर्तन के ऊपरी भाग पर गर्मी दी जाती है। इसके प्रक्रिया की बात करें तो उष्ण के कारण पदार्थ नीचे की ओर वाष्पीकृत होता है। निचले बर्तन की ठंडी सतह पर और निचले बर्तन के तल में एकत्रित हो जाता है। पातन को हम इस फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जमीन में गड्ढा करना है, उसमें घड़े को डाल देना है और उसमें जल भर देना है। उसके बाद हम पिष्टि बना करके एक दूसरा घड़ा लेंगे, उसके तल पे हम उस पिष्टि को रख देंगे। उसके बाद हमको इन दोनों घड़ा का मुंह मिला करके संधि बंधन कर देना है। उसके बाद हमें ऊपर में जो ऊपरी वाले घड़े हैं उसके ऊपर कंडे रख करके, अर्थात उपले रख करके अग्नि प्रदान करना है। ऐसा करने से हमारा जो पिष्टि है पारद वाला वो नीचे सेटल हो जाएगा वाष्पीकृत होकर के। तो इस तरह से हमारा ये अधःपातन होता है। नेक्स्ट देखेंगे तिर्यकपातन। पारद से 1/4 भाग धान्य अभ्रक लेकर अरनाल की सहायता से मर्दन कर उसे नष्ट पिष्ट कर लेते हैं। तत्पश्चात इसे तिर्यकपातन विधि द्वारा क्रमशः मृदु, मध्यम तथा तीव्र अग्नि देकर इसे उड़ा देते हैं। प्राप्त पारद का पुनः स्वेदन करते हैं तथा फिर तिर्यकपातन करते हैं। इस दोनों प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक कि पारद तीव्र अग्नि पर न उड़े, अर्थात स्थिर हो जाए। उपरोक्त विधि द्वारा पारद शुद्ध होकर अत्यंत उपयोगी हो जाता है। सबसे पहले हम तिर्यकपातन यंत्र को समझते हैं। इसमें एक घड़ा होता है, इसके नेक पे एक छिद्र होता है, यहाँ से पाइप लगा होता है, यहाँ पे दूसरा घड़ा होता है, इसके भी नेक पे छिद्र होता है और इसमें हम पाइप को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम यहाँ से नीचे से अग्नि देते हैं और एक टब होता है, इसमें पानी होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। इसमें हम नष्ट पिष्ट अर्थात पारद और धान्य अभ्रक के साथ जो हमने मर्दन किया है उस पिष्टि को यहाँ डालते हैं, फिर अग्नि प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे उड़ करके पारद आता है और यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस से यहाँ पे एकत्र हो जाता है दूसरे घड़ा में। यही हमारा तिर्यकपातन यंत्र कहलाता है। आगे समझेंगे हम रोधन। मिट्टी के घड़े में सेंधव लवण एवं जल को रखकर पुनः उसमें पारद डालकर 3 दिन तक रखने की प्रक्रिया को रोधन कहा जाता है। इस संस्कार से पारद पुनः वीर्यवान या अपने पूर्व की स्थिति में स्थापित हो जाता है। रोधन संस्कार करने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का घड़ा लेना है, उसमें सेंधव लवण और जल रखना है और फिर पारद को डाल करके 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, रोधन प्रक्रिया हो जाता है और जो हमारा पारद है वो पुनः वीर्यवान हो जाता है। आगे समझते हैं नियमन। रोधन संस्कार पश्चात पारद के वीर्य उत्कर्ष हो जाने के कारण पारद पुनः चपल हो जाता है। पारद के इस चंचलत्व को नियंत्रित करने हेतु पारद को स्वेदित किया जाता है। इसे ही नियमन संस्कार कहते हैं। जो हमारा रोधन प्रोसेस है उसके द्वारा क्या होता है कि पारद में चपलता आ जाती है, अर्थात ये गतिशील हो जाता है। इसको स्थिर बनाने के लिए हमें नियमन संस्कार की आवश्यकता होती है और इस माध्यम से हम नियमन संस्कार कहते हैं। सबसे पहले जैसे हमने डोला यंत्र में किया था उसी प्रकार इसका हम स्वेदन कर करके इसको हम स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा यह नियमन संस्कार। दीपन। धातु जैसे ताम्र आदि खनिज पाषाण मूल को मिश्रित कर घड़े में रखकर कांजी मदद से पारद को 3 दिन तक स्वेदन करने से दीपन संस्कार होता है। दीपन संस्कार से पारद
ग्रसार्थी अर्थात जो जीर्ण करने योग्य हो जाता है। दीपन संस्कार का मतलब होता है एक घड़ा लेते हैं, उस घड़े में हम धातु जैसे ताम्र आदि और खनिज पाषाण अर्थात टंकन इन सबको मिश्रित कर करके कांजी डाल करके हम स्वेदन करते हैं, इससे हमारा दीपन संस्कार हो जाता है और जीर्ण अर्थात जारण प्रोसेस करने के लिए ये हमारा तैयार हो जाता है। आगे समझेंगे जारण क्या होता है अर्थात जारना। जारना पारद का 13वां संस्कार है। पारद के अष्ट संस्कार करने के पश्चात निम्न संस्कार क्रम से किए जाते हैं। जारना पारद का 13वां संस्कार कहलाता है। जारना का मतलब होता है जीर्ण करना। पारद के 8 संस्कार हो जाने के बाद हमें जारना प्रोसेस करना होता है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें गगन ग्रासमान अर्थात पारद को जीर्ण करने के लिए हमें अभ्रक जैसे ग्रास की मात्रा डिसाइड करनी होती है, तो यही हमारा गागन ग्रास मान कहलाता है। उसके बाद संचारना, ग्रास को पारद में डालना ही चारना कहा जाता है। ग्रास जैसे कि अभ्रक हो गया, अभ्रक को मेल्ट कर करके या अभ्रक को ऐसे ही पारद में डालना हमारा संचारना कहलाता है। उसके बाद होता है गर्भद्रुति, पारद में ग्रास को डालकर द्रवित करना। अब जैसे पारद है, पारद में हमने अभ्रक को डाल दिया, उसके बाद उसको मेल्ट कर दिया, तो ये हमारा गर्भद्रुति कहलाएगा। फिर आता है हमारा बाह्य द्रुति, बाहर से ग्रास को द्रवित करना, उसे पारद में डालना। अब जैसे साइड में हमने अभ्रक को मेल्ट कर लिया और पारद में डाल दिया, तो ये हमारा बाह्य द्रुति कहलाता है। उसके बाद जारना, ग्रास को जीर्ण करना ही जारना कहलाता है। अब जैसे कि पारद अभ्रक आदि को जीर्ण करना हमारा ये जारना प्रोसेस कहलाता है। इसके लक्षण की बात करें, जारना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सोना अर्थात हेमा या अभ्रक अर्थात अभ्रक जैसी भारी धातुएं पारे द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है। बिना पारे के मूल वजन या रूप में कोई कमी मूर्छना। इसके परिभाषा की बात करें तो गंधक के संयोग से या बिना गंधक के योग से ही पारद में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न करने को मूर्छना कहा जाता है। पारद में या तो गंधक के साथ या बिना गंधक के उसमें व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न करना ही मूर्छना कहलाता है। इसके लक्षण की बात करें मूर्छित लक्षण के, तो पारद अपने घन और चपलता को छोड़कर काजल समान हो जाए तो उसे मूर्छित कहा जाता है। पारद एक तो घन होता है और साथ में चपलता होता है, उसमें गति होते रहता है, तो इस गुणे को छोड़कर काजल के समान हो जाता है, तो इसको हम मूर्छित समझ लेते हैं। मूर्छना भस्म से भिन्न होते हुए भी रस भक्षण योग्य कर्म करती है। इसका फल यह है कि यह निश्चित व्याधि नाशक होती है। अब हम देखेंगे मूर्छना के भेद। ये हमारे 5 भेद कहे गए हैं। पहला है इसमें गंधपिष्टि, दूसरा है गंधबद्ध जैसे कि रस परपटी, तीसरा है हमारा गंधजीर्ण जैसे कि पूर्ण चंद्रोदय, उसके बाद है रसगंध कजली, पांचवा है हमारा धातुपिष्टि स्वर्ण रजत ताम्र अभ्रक सत्व और काल्लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भस्म परीक्षा। अगर भस्म बन गया है तो इसके क्या क्या परीक्षा है कि पूर्ण तरह से भस्म हमारा तैयार है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं वारी तर। वारी का मतलब होता है पानी और तर का मतलब होता है ऊपर वाला तल भाग। तो धातु की भस्म जो जल में तैर सकती है उसको वारीतर भस्म कहते हैं। भस्म का अगर निर्माण हो गया तो सबसे पहले हमें पानी में रख करके देखना होता है कि भस्म हमारा तैर रहा है कि नहीं। अगर भस्म तैर रहा है तो भस्म हमारा सही बना है। उसके बाद रेखा पूर्णता, अंगूठे तथा तर्जनी उंगली के बीच भस्म को रखकर उसे दोनों उंगलियों से रगड़ कर साफ करने के पश्चात यदि भस्म उंगलियों के रेखाओं के बीच में लगी रहती है तो उसे रेखापूर्ण भस्म कहा जाता है। तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में भस्म को रख करके रगड़ते हैं और रगड़ने से देखते हैं कि हमारे जो हाथ के रेखा हैं उनमें भस्म आ रहा है या नहीं। अगर रेखा में भस्म पूर्ण हो जाता है तो ये शुद्ध भस्म है, अच्छे प्रकार से बना हुआ भस्म है, इसी को हम बोलते हैं रेखा पूर्णता। तीसरा है सलक्षण। इसका अर्थ अत्यंत चिकना होता है। यह परीक्षा सभी भस्मों की होती है। सभी भस्म में हम ये देखेंगे कि इसमें चिकनाई कितना है, जितना ज़्यादा चिकना होगा उतना ही अच्छा हमारा भस्म होगा। आगे देखते हैं निर्मलत्व। यह काशिश भस्म की विशेष परीक्षा है।
ये अम्ल रहित होना चाहिए। निरअम्ल तत्व, इसका मतलब होता है कि अम्लता रहित होना, अम्ल नहीं होना। उसके बाद है अवामी, भस्म खाने पर ममन का ना होना। अबामी, अ का मतलब होता है नहीं और बामी का मतलब होता है बमन। तो मतलब भस्म खाने के बाद हमें उल्टी ना हो, तो ये इसकी श्रेष्ठ परीक्षा है। आगे देखेंगे पूरक परिभाषा, इसमें हमारे रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग आते हैं। रुद्र भाग, व्यापारी से जो औषधियों वैद्य या उसके रोगियों द्वारा खरीदी जाती है, उसे औषधि के मूल्य का 11वां भाग व्यापारी से लेकर उसे वैद्य को प्रदान की जाती है, उसे रुद्र भाग कहते हैं। जो रुद्र भाग से अधिक लेता है उसे विश्वासघाती वैद्य कहते हैं। व्यापारी से जो औषधि वैद्य के द्वारा या रोगी के द्वारा खरीदी जाती है, उसका 11वां भाग वैद्य को प्रदान किया जाता है, उसे ही हम रुद्र भाग कहते हैं। और अगर रुद्र भाग से ज़्यादा कोई लेता है तो उसे हम विश्वासघाती वैद्य कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे धन्वंतरी भाग, रोगी के पैसे से औषधियों को निर्मित कर उसका कुछ भाग आरोग्य तथा सुख की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से जो वैद्य को दिया जाता है, उसे धन्वंतरी भाग कहा जाता है। रोगी के पैसे से जो भी औषधि निर्माण किया जाता है, उसका कुछ भाग वैद्य को प्रदान किया जाता है, इसी को हम धन्वंतरी भाग कहते हैं। कुछ प्रकार के औषधियाँ यहाँ पे और कितना भाग वैद्य को दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पे प्रमाण दे रखा है, इसको समझते हैं। सिद्ध रस औषधि हमें 1/2 भाग वैद्य को देना है। घृत तथा तैल्य हमें 1/2 भाग वैद्य को देना है। अबले हमें 1/8 भाग देना है। सभी धातु भस्म हमें 1/7 भाग देना है। चूर्ण तथा बटी हमें 1/7 भाग देना है। आसव एवं अरिष्ट हमें 1/4 भाग देना है वैद्य को। तो इस तरह से आपको रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग समझ में आ गया होगा। अब आगे समझेंगे हम मान शब्द की निरुक्ति। मियनते अनेन इति मनम, जिसके द्वारा तौला या मापा जाए उसे मान कहते हैं। किसी द्रव्य की भार अर्थात वेट, आयतन अर्थात वॉल्यूम, लंबाई अर्थात लेंथ को ज्ञात करने की प्रक्रिया को मापना या मेजरमेंट कहते हैं तथा इसको व्यक्त करने के लिए कुछ निश्चित यूनिट का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में एमकेएस या सीजीएस या एफपीएस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में या फुट में, वजन को किलोग्राम, ग्राम या पाउंड में तथा समय को घंटा, मिनट या सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। किसी भी द्रव्य को मापना या तौलना हमारा मान कहलाता है। वेट को हम किलोग्राम या ग्राम में नापते हैं, लेंथ को मीटर या सेंटीमीटर में, इसी तरह वॉल्यूम को एमएल में या लीटर में, इसी तरह समय को हम घंटा में, मिनट में या सेकेंड में मापते हैं। तो ये हमारा मान कहलाता है। मान के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है: पैमान, द्रव्यमान और पौतमान। पैमान हाथ के द्वारा मापे जाने वाला हमारा पैमान कहलाता है। द्रव्यमान कुरब पात्र के द्वारा मापे जाने वाला द्रव्यमान कहलाता है। कुरब पात्र अर्थात जैसे लिक्विड हो गया तो उसको लीटर में, एमएल में ये नापते हैं, इसको हम द्रव्यमान कहते हैं। पौतमान होता है तुला अर्थात वेट मशीन के द्वारा नापने को हम पौतमान कहते हैं। पौतमान के भी 2 भेद माने गए हैं, मागधमान और कलिंगमान। मागधमान ये आधुनिक बिहार प्रांत अर्थात मगध क्षेत्र में ये प्रचलित था, इसके कारण इसका नाम मगधमान रखा गया। इसी तरह कलिंग क्षेत्र में अर्थात अभी ये उड़ीसा प्रांत में पड़ता है तो उस जगह पे ये प्रचलित था, इसलिए इसको हम कलिंगमान बोल देते हैं। इसमें मगधमान को कलिंगमान से श्रेष्ठ माना गया है। मगधमान हमारा ये श्रेष्ठ माना गया है। इस तरह हम कुछ मान को समझने का कोशिश करते हैं। एक रत्ती आज के डेट में 125 mg होता है। एक रत्ती बराबर 125 mg। 8 रत्ती बराबर 1 मासा जो कि 1 ग्राम होता है। 12 मासा बराबर 1 कर्स जो कि 12 ग्राम होता है। 2 कर्स बराबर 1 सुक्ति जो कि 24 ग्राम होता है। 2 सुक्ति बराबर 1 पल जो कि 48 ग्राम होता है। 2 पल बराबर 1 प्रसरित जो कि 96 ग्राम होता है। 2 प्रसरित बराबर 1 कुरब जो कि 192 ग्राम होता है। 2 कुरब बराबर 1 मानिक जो कि 384 ग्राम होता है।
2 मानिक बराबर 1 प्रस्थ जो कि 768 ग्राम होता है। 4 प्रस्थ बराबर 1 आढ़ी जो कि 3 केजी 73 ग्राम होता है। 4 आढ़ी बराबर 1 द्रोण जो कि 12.228 केजी होता है। 2 द्रोण बराबर 1 सुर्प जो कि 24.576 केजी होता है। इसी तरह 2 सुर्प बराबर 1 द्रोणी जिसको हम वाह भी बोलते हैं, ये हमारा 49.152 केजी होता है। 4 द्रोणी बराबर 1 खारी 196.608 केजी होता है। 100 पल बराबर 1 तुला जो कि 4800 केजी होता है। इसी तरह 20 तुला बराबर 1 भार जो कि 96 केजी होता है। तो इस तरह से आपको मान समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर 2 परिभाषा प्रकरण आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।